सोचो अगर एक रात के लिए हर जुर्म कानूनी हो जाए, चोरी, लूट और हत्या के कत्ल भी, और पुलिस भी मदद न करे। उस खौफनाक रात को कहते हैं द पर्ज। कहानी शुरू होती है जेम्स फोन पर कुछ सेल खत्म करते हुए घर जा रहा होता है। वो खास तौर पर पर्ज के लिए डिजाइन किए गए सिक्योरिटी सिस्टम बेचता है, जिसका मतलब है कि वो बहुत सारा पैसा कमाता है, जिससे वो लॉस एंजल्स में एक बहुत ही फैंसी गेटेड कम्युनिटी में रह पाता है। उसकी कार में नीले फूल हैं और कई पड़ोसियों के आंगन में भी हैं, जो पर्ज लॉ के सपोर्ट की निशानी है। जेम्स पर्ज से 1 घंटा पहले घर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी मैरी उसे बताती है कि उनकी बेटी पूरे दिन अपने कमरे में उदास बैठी रही क्योंकि उसके माता पिता उसे किसी बड़े लड़के के साथ डेट नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन जेम्स को लगता है कि उसे ये भूल जाना चाहिए। कमरे में जोई अपने बॉयफ्रेंड हेनरी के साथ चुपके से घूम रही होती है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता वापस आ गए हैं। वो हेनरी को बालकनी से चुपके से बाहर निकलने के लिए कहती है। वे देखते हैं कि एक पड़ोसी आज रात की तैयारी के लिए चाकू तेज कर रहा है। मैरी जेम्स के लाए फूल अपने आंगन में रखने जाती है और उसकी पड़ोसी ग्रेस उसके पास आती है। वो मैरी के घर में हुए नए हिस्से की तारीफ करती है और बताती है कि वो इसे इसलिए खरीद पाई क्योंकि पड़ोस में सभी ने जेम्स से एक सिक्योरिटी सिस्टम खरीदा था। वो ये भी कहती है कि पिछले सालों के उलट आज रात वो पार्टी नहीं करेगी। जब मैरी वापस अंदर जाती है तो वो ये देखकर चौंक जाती है कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है, लेकिन ये बस एक डरावना खिलौना है जिसे उसका बेटा चार्ली कंट्रोल कर रहा है, जिसे अलमारी की दीवार में एक खास जगह पर छिपना पसंद है। वो बाहर आकर बताता है कि उसने अपने खिलौने को नाइट विशन के साथ अपडेट किया है और मोटर को साइलेंट करने के लिए इंसुलेट किया है। डिनर के दौरान परिवार की बॉन्डिंग में तब रुकावट आती है जब चार्ली देखता है कि सफाई के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। जेम्स सिक्योरिटी कैमरे चालू करने के लिए दौड़ता है और देखता है कि 2 हथियारबंद पड़ोसी शिकार करने के लिए तैयार हैं, जिससे वो हैरान हो जाता है क्योंकि वे दोनों दोस्त नहीं हैं। वो ये भी देखता है कि ग्रेस पार्टी कर रही है, जिसका मतलब है कि ग्रेस ने मैरी से झूठ बोला था कि उसे न बुलाए। अपनी तिजोरी से बंदूक निकालने के बाद जेम्स लॉकडाउन मोड चालू करता है, जिससे सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती हैं। टीवी इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम चालू करता है, जो सफाई शुरू होने की घोषणा करता है और सभी को नियम याद दिलाता है। पड़ोस में अलार्म बजने के बाद जोई अपने कमरे में भागती है और अचानक हेनरी उसे बिस्तर पर पकड़ लेता है, जो परिवार के डिनर करते समय चुपके से घर में वापस आ गया था। जोई गंदी हरकत करना चाहती है, लेकिन हेनरी उनके किसिंग में दखल देता है, ये कहते हुए कि वो जेम्स से बात करने आया है। फिर परिवार रात भर खुद को बिजी रखने की कोशिश करता है। जेम्स टीवी पर द पर्ज के हिंसक नतीजे देखते हुए कुछ पेपरवर्क कर रहा है और चार्ली अपने रिमोट कंट्रोल वाले खिलौने से खेल रहा है। टीवी पर खूनी तस्वीरों से परेशान मैरी को पड़ोस में गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो परेशान हो जाती है। लेकिन कैमरों में कुछ नहीं है, इसलिए जेम्स उसे बताता है कि सब ठीक है। कुछ मिनट बाद चार्ली अपने खिलौने से कैमरे चेक करता है और देखता है कि कोई सड़क पर दौड़ रहा है। वो स्क्रीन को करीब से देखने के लिए दौड़ता है और घायल आदमी को मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है। दूर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए चार्ली कुछ समय के लिए सिक्योरिटी सिस्टम बंद कर देता है और घायल अजनबी को अंदर आने देने के लिए जल्दी से सामने का दरवाजा खोलता है। जेम्स बदलाव को नोटिस करता है और लॉकडाउन मोड को फिर से चालू करने के लिए दौड़ता है। गेट बंद होने लगता है, लेकिन घायल आदमी ठीक समय पर अंदर घुस जाता है। जब चार्ली के माता पिता अजनबी को देखते हैं तो जेम्स अपनी बंदूक तैयार कर लेता है। उसी समय हेनरी नीचे आता है और जेम्स पर बंदूक तान देता है, लेकिन उसे मैरी देख लेती है, जो अपने पति को चेतावनी देती है। हेनरी और जेम्स दोनों गोली चलाते हुए आगे बढ़ते हैं और जेम्स को चोट नहीं लगती, लेकिन हेनरी को लगती है और जो को उसे अपने कमरे में वापस लाने में मदद करनी पड़ती है। हेनरी से बहुत खून बह रहा है और जो को समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे मदद करे। इस बीच जेम्स को पता चलता है कि अजनबी गायब हो गया है और वो चार्ली को डांटता है कि उसने उसे अंदर आने दिया जबकि वो उसे और मैरी को सिक्योरिटी रूम में ले गया था। एक बार जब वे सुरक्षित रूप से छिप जाते हैं तो जेम्स जो को ढूंढने जाता है, लेकिन हेनरी को उसके बेडरूम में मरा हुआ पाता है। कॉरिडोर में अजनबी बिना किसी का ध्यान खींचे आगे बढ़ जाता है। अचानक मैरी को जोई की आवाज सुनाई देती है और वो उससे मिलने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड की मौत से घबरा जाती है और कसम खाती है कि उससे पहले उसके इरादों के बारे में पता नहीं था। मैरी कुछ भी कर सकती है। जोई शर्म से छिपने के लिए भाग जाती है। उसी समय कई नकाबपोश जवान लड़के यार्ड में हर तरह के हथियारों के साथ दिखाई देते हैं। जब वे घंटी बजाते हैं तो चार्ली और उसके माता पिता स्क्रीन चेक करते हैं और गैंग लीडर को फ्रंट कैमरे के सामने अपना नकाब उतारते हुए पाते हैं। वो जानता है कि यह घर किसका है और परिवार से ऐसे बात करता है जैसे वे उनके कलीग हो, सफाई की अहमियत के बारे में भाषण देता है और नीले फूलों पर कमेंट करता है। गैंग अजनबी के जख्मों के पीछे है और पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि वो जेम्स के घर में छिपा है। लीडर परिवार से अजनबी को बाहर भेजने के लिए कहता है ताकि गैंग उसे पूरी तरह से साफ कर सके और उन्हें अपना सामान आने तक का समय दे। अगर तब तक अजनबी को नहीं छोड़ा गया तो गैंग परिवार को मारने के लिए घर में घुस जाएगा। जैसे ही ग्रुप चला जाता है घर की बिजली चली जाती है, इसलिए कैमरे चालू रखने के लिए बैकअप जनरेटर चालू हो जाते हैं।
मैरी जेम्स से पूछती है कि क्या सिक्योरिटी सिस्टम उनकी सुरक्षा करेगा, लेकिन वो मानता है कि सिस्टम असल में सिर्फ दिखावे के लिए है। यह आम राहगीरों को हतोत्साहित करता है, लेकिन ज्यादा जोर नहीं झेल पाएगा। चार्ली घायल आदमी को बाहर नहीं निकालना चाहता, लेकिन जेम्स बताता है कि उनके पास कोई चारा नहीं है। टॉर्च का इस्तेमाल करके जेम्स और मैरी घर के चारों ओर उस आदमी को ढूंढने के लिए अलग हो जाते हैं और उन्हें रास्ते में खून के कई धब्बे मिलते हैं। मैरी चौंक जाती है जब उसे गेट पर जोर से दस्तक और गैंग के सदस्यों की आवाजें सुनाई देती हैं जो सिक्योरिटी रूम में घायल आदमी के बारे में पूछ रहे हैं। चार्ली गैंग को कैमरों के लिए गंदे इशारे करते या बगीचे में बच्चों की तरह खेलते हुए देखता है। आखिरकार जेम्स एक गलियारे में अजनबी को ढूंढता है और उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरे में वो जल्दी ही उसे नजर से ओझल कर देता है। फिर चार्ली अपना खिलौना भेजता है और उसके नाइट विशन का इस्तेमाल करके लिविंग रूम में सोफे के पीछे छिपे आदमी को ढूंढता है। पहले तो अजनबी खिलौने से डर जाता है, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। चार्ली खिलौने का इस्तेमाल करके आदमी को अलमारी की दीवार पर उसकी खास जगह तक ले जाता है। जब तक मैरी उस कमरे में पहुंचती है, अजनबी पहले ही छेद को ढक चुका होता है और वो दिखाई नहीं देता। अचानक मैरी दूसरे कॉरिडोर में एक अजीब आवाज से चौंक जाती है और जाकर जांच करने का फैसला करती है। इस बीच गैंग का लीडर जेम्स को बुलाता है और उसे हालात पर बात करने के लिए दरवाजे पर आने के लिए कहता है। जेम्स उसे समझाता है कि वो सफाई का समर्थन करता है और वो उन्हें अजनबी दे देगा। वो बस उसे ढूंढ नहीं पाता है। जब गैंग का दूसरा सदस्य इंतजार के बारे में शिकायत करता है तो लीडर उसके सिर में गोली मार देता है और जेम्स को याद दिलाता है कि उनका सामान जल्द ही आ जाएगा और इससे उन्हें अंदर जाने में मदद मिलेगी। वापस जोई की बात पर आते हैं। वो खिलौने के जरिए अपने भाई से बात करती है और उसे बताती है कि उसे एक बंदूक मिली है और वो अभी के लिए उसकी सीक्रेट जगह पर छिप जाएगी। जब तक जेम्स अपनी खोज जारी रखता है, उसे पता चलता है कि अजनबी जोई को बंदूक की नोक पर रखे हुए है। वो आदमी जेम्स को अपना हथियार नीचे रखने के लिए मनाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो मरने के लायक नहीं है, जबकि जेम्स उससे बहस करता है। मैरी उनके पीछे आती है और जेम्स उसे भागने से पहले गोली चलाने के लिए कहता है। अजनबी जोई को गिरा देता है, जिससे उसका सिर दीवार से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जेम्स उसका पीछा करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, जहां वे लड़ने लगते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद गलती से बंदूक चल जाती है और उस आदमी को एक नया घाव लग जाता है। फिर जेम्स एक फूलदान पकड़ता है और उस आदमी को बेहोश करने के लिए मारता है। कुछ मिनट बाद जेम्स और मैरी उस आदमी को टेप से बांध रहे होते हैं, तभी वे उसे एक कुर्सी पर ले जाते हैं। वह आदमी जाग जाता है और फिर से भागने की कोशिश करता है। जेम्स तुरंत उसे पकड़ लेता है और मैरी से कहता है कि वो डेस्क से लेटर ओपनर लेकर उसे घोंप दे। चार्ली के विरोध को नजरअंदाज करते हुए मैरी ओपनर पकड़ लेती है और उसे आदमी के घाव में डाल देती है, तब तक दबाती रहती है जब तक वो साथ देने के लिए राजी नहीं हो जाता। फिर जेम्स उसे कुर्सी पर बिठाता है और टेप लगाना शुरू करता है, लेकिन मैरी को एहसास होता है कि वे बेरहमी कर रहे हैं और कहती है कि वो अब ऐसा नहीं कर सकती। जब वो मुड़ती है तो देखती है कि चार्ली गायब है और उसे ढूंढने लगती है। उसी समय जोई जाग जाती है और वो भी कमरे से निकलने से पहले जेम्स को उसके गुस्सैल रवैये के लिए डांटती है। ये बातचीत देखकर अजनबी जेम्स से कहता है कि बच्चों को बचाने के लिए उसे गैंग को सौंप दे, लेकिन अब जेम्स को भी बुरा लगता है। चार्ली को ढूंढते हुए मैरी को बाहर कुछ लाइटें दिखती हैं और वो खिड़की से देखती है तो पाती है कि गैंग एक ट्रक को गेट से चेन से बांध रहा है। मैरी अपने परिवार के पास वापस भागती है और जेम्स कहता है कि वो अजनबी को बाहर नहीं निकालेगा। वो चार्ली को एक बंदूक देता है और उसे छिपने के लिए कहता है। फिर वो और मैरी और हथियार ढूंढने जाते हैं ताकि वे लड़ने के लिए तैयार हो सके। उसी समय गैंग का लीडर कहता है कि टाइम खत्म हो गया है और सफाई की जरूरत के बारे में चिल्लाता है। ट्रक पीछे हटता है और सिर्फ 1 सेकंड में वे प्रोटेक्टिव गेट को पूरी तरह से गिरा देते हैं। जेम्स और मैरी छिपने के लिए भागते हैं, जबकि गैंग अंदर जाने के लिए बचा हुआ कांच तोड़ देता है। दूसरे कमरे में अजनबी लेटर ओपन लेने के लिए अपनी कुर्सी से गिर जाता है। गैंग घर में घूमता है, कभी कभी कुछ कमरों में रैंडमली गोली चलाता है। चार्ली सारा शोर सुनता है और अपने कमरे में और छिपने की कोशिश करता है, लेकिन गैंग का एक मेंबर उसे ढूंढ लेता है और चार्ली को गोली मारने से पहले उसकी कलाई पकड़ लेता है। फिर वो बच्चे को बालों से पकड़कर उसकी छिपने की जगह से बाहर खींचता है। जब वो आदमी चार्ली को गोली मारने के लिए तैयार होता है तो जेम्स उसके पीछे आता है और पहले उसे मार देता है। फिर जेम्स चार्ली को एक नई बंदूक के साथ एक अलग कमरे में छिपा देता है। इस बीच जोई एक बिस्तर के नीचे छिप जाती है और एक आदमी को कमरे में आते हुए देखती है। इससे पहले कि वो उसे ढूंढ पाता, लीडर उस आदमी को बुलाकर दीवार पर जोई की एक तस्वीर दिखाता है और उससे उसे अपने लिए बचाने के लिए कहता है। नीचे जेम्स गैंग के एक और मेंबर को देखकर चौंक जाता है और जल्दी से उसे गोली मार देता है। फिर उसका सामना एक कपल से होता है जो जेम्स के गोली चलाने पर गोलियों से बचने के लिए कूद गया था। वो आदमी जेम्स तक पहुंचने और उसे दीवार से धक्का देने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जेम्स उसे धक्का देकर गिरा देता है। फिर उसे लड़की के कुल्हाड़ी के हमलों से बचना पड़ता है, लेकिन ये ध्यान भटकाने वाला हिस्सा ही उस लड़के को संभालने और जेम्स पर फिर से कूदने के लिए काफी होता है ताकि पूल टेबल पर उसका गला घोंट सके। जेम्स एक बॉल पकड़ता है और हमलावर के सिर पर मारकर उसे गिरा देता है।
लड़की भी फिर से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स उसे गोली मारकर मार देता है। उसी समय वो लड़का जेम्स को क्यू स्टिक से मारता है और उसके हथियार छीन लेता है। तो अब दोनों आदमी बंदूक के लिए लड़ रहे हैं। परेशान जेम्स लड़के के सिर को पिनबॉल मशीन पर तब तक मारता है जब तक वो भी मर नहीं जाता। अचानक गैंग का एक और सदस्य खिड़की से अंदर आता है और जेम्स गोली लगने से बचने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। आदमी फर्श पर गिर जाते हैं और लड़ने लगते हैं, तब तक लुढ़कते रहते हैं जब तक उन्हें फिर से हथियार नहीं मिल जाते। जेम्स पहले कुल्हाड़ी पकड़ता है और आदमी की पीठ पर मारता है, फिर खुद भी गोली चला देता है, बस ऐसे ही। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर उसे घेर लेता है और चाकू मार देता है। लीडर धीरे से उसके शरीर को जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि जेम्स की आत्मा साफ हो गई है। वो इस अनुभव के लिए उसे धन्यवाद भी देता है और जाने से पहले उसका माथा चूमता है। जब गैंग के दूसरे सदस्य घर में चीजें तोड़ते हुए भागते हैं, चार्ली सिक्योरिटी कैमरे देखता है और पड़ोसियों को बाहर इकट्ठा होते हुए देखता है। गैंग के 2 सदस्य अभी भी ट्रक में इंतजार कर रहे हैं और पड़ोसी उन्हें तुरंत मार देते हैं। इस बीच मैरी घर में आगे बढ़ती रहती है और अचानक गैंग की एक महिला उसे दीवार से टकरा देती है। जल्द ही एक आदमी उनके साथ आ जाता है और मैरी को पकड़कर नीचे रखता है, जबकि महिला उसे गुदगुदी करके टॉर्चर करती है। फिर वो ब्लेड निकालती है, लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाती, पड़ोसी आ जाते हैं और गैंग के दोनों सदस्यों को गोली मार देते हैं। जैसे ही वह होश में आती है, मैरी दूसरे कमरों में और गोलियों की आवाज सुनती है और जांच करने जाती है, तो सीढ़ियों के पास खून से लथपथ जेम्स को पाती है। वो अपने बच्चों को बुलाती है और चार्ली तुरंत आ जाता है, लेकिन गैंग का लीडर भी आ जाता है। जब वो उन्हें गोली मारने वाला होता है, तो जोई आ जाती है और पहले उसे मार देती है। फिर वो मरने से पहले अपने पिता से माफी मांगती है। फिर परिवार को पड़ोसियों ने घेर लिया, जिन्होंने गैंग के बाकी लोगों को मार डाला था। ग्रेस ने बताया कि परिवार उनका है, इससे पहले कि पड़ोसी जेम्स की बॉडी को खींचकर ले जाएं और बाकी परिवार को बांधने की कोशिश करें। मैरी जवाब देती है, लेकिन जब वे बच्चों को मारने की धमकी देते हैं तो उसे भी साथ देना पड़ता है। मैरी और बच्चे टेप से बंधे होते हैं। ग्रेस बताती है कि लोकल लोग जेम्स परिवार के इस दिखावे से थक गए थे कि उन्होंने अपने पड़ोसी की सेफ्टी पर कीमत लगाकर कितना पैसा कमाया है। ग्रुप परिवार को मारने के लिए अपने हथियार तैयार करता है, लेकिन पहले वे यूएसए में सफाई के लिए प्रार्थना करते हैं। अचानक चार्ली का खिलौना कमरे में आता है और जब सबका ध्यान भटका हुआ होता है, तो घायल अजनबी कुछ पड़ोसियों को मुक्का मारने या गोली मारने के लिए वापस आता है। ग्रेस को बंधक बनाते हुए वो सभी को अपने हथियार छोड़ने और ग्रेस को जाने देने से पहले परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। फिर वो मैरी से एक ऑप्शन चुनने के लिए कहता है और ग्रेस जल्दी खत्म करने के लिए कहती है, लेकिन मैरी हिंसा खत्म करना चाहती है। वो सभी को लिविंग रूम में बैठा देती है और बाकी घंटे चुपचाप इंतजार करने को कहती है। बाद में सफाई के कुछ ही मिनट बचे होने पर मैरी बच्चों को देखने के लिए मुड़ती है और ग्रेस उससे बंदूक लेने की कोशिश करती है, लेकिन मैरी तुरंत उसके चेहरे पर मारती है और उसका सिर टेबल पर पटक देती है, जिससे उसे डील याद आ जाती है। उसी समय एक अलार्म बजता है जो सफाई खत्म होने की घोषणा करता है और मैरी सबको अपने घर से बाहर निकाल देती है। जल्द ही इलाके में पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस और फायर ट्रक के सायरन सुनाई देने लगते हैं। रेडियो पर सफाई के नतीजों को कवर करना शुरू हो जाता है, जिसमें कहा जाता है कि यह साल अब तक का सबसे सफल सफाई वाला साल रहा है और हथियारों और सिक्योरिटी सिस्टम की भारी बिक्री की वजह से मार्केट स्टॉक में तेजी आ रही है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह मूवी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल मूवी स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें।